हाय गाइस, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे भी पहले मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, कल हमारा टॉपिक था मार्केट यानी कि बाजार, उसके प्रकार जाने, ठीक, उसकी विशेषताएं जानी। आज हम जानते हैं कि मार्केट के रूप यानी कि उसकी संरचना कैसी होती है, फॉर्म ऑफ मार्केट या मार्केट स्ट्रक्चर। जो बाजार होता है उसकी विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती हैं, यानी कि बहुत प्रकार के बाजार पाए जाते हैं। तो उसको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारा रूप है बाजार का, वो है पूर्ण प्रतियोगिता एवं विशुद्ध प्रतियोगिता मार्केट। दूसरा है विशुद्ध एकाधिकार। तीसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता। अब जो हमारा अपूर्ण प्रतियोगिता है, इसके अंतर्गत 3 टाइप्स की और मार्केट आती हैं। कौन कौन सी? एकाधिकारी प्रतियोगिता, द्विआधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकारी प्रतियोगिता। ठीक, अब हम सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता होता क्या है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रत्येक स्थान में समान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता को और अधिक स्पष्ट रूप में जानने के लिए हम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की एक डेफिनेशन देख लेंगे। प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग क्या हो, पूर्णतया लोजदार होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिसमें कि किसी एक विक्रेता यानी कि उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत छोटा सा भाग होता है, तथा दूसरे सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे कि बाजार पूर्ण हो जाता है। जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन हैं, उनका कहना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट होती है या परफेक्ट कंपटीशन होते हैं, उसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। दूसरा ये है कि किस छोटे एक उत्पादक जो होते हैं उसका उत्पादन वस्तु क्या होती है, बहुत छोटी मात्रा में मार्केट में पाई जाती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा इसमें क्या है, चुनाव करने की दृष्टि क्या होती है, सबके लिए समान होती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। अब हम ये देखेंगे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता है इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसका जो गुण है या कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इसकी जो दशाएं हैं वो है वस्तु का समरूप होना। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु क्या होती है, समरूप पाई जाती है। समरूप का अभिप्राय वस्तु के गुणों का समान होना। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य समान रहता है। कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक, दूसरी इसकी जो कंडीशन है या फिर दूसरी इसकी जो विशेषता है वो है क्रेता तथा विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या होना। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है या पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट होती है, उसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा अधिक मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। तीसरी इसमें जो कंडीशन है वो है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो तीसरी महत्वपूर्ण दशा है वो किसी उद्योग में उद्योगपति को आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक उद्योगपति अपने प्रारंभिक उद्योग को छोड़ सकते हैं या किसी दूसरे उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति यदि सब्जी का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं या सब्जी को बेच रहा है, तो उसमें उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, दूध की डेयरी या फिर मांस से इत्यादि वस्तु को खरीद या बेच सकता है। ठीक, तो इसमें क्या होती है, फर्मों में स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है क्रेता तथा विक्रेताओं को वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो क्रेता और विक्रेता होते हैं इसमें
जो विक्रेता या क्रेता होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्रेता, खासकर इसमें जो क्रेता होते हैं उनको इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य में मिल रही है। इसी प्रकार विक्रेताओं को भी इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा विक्रेता किस वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होता। ठीक, इसीलिए जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको जो मांग पूर्ति होता है उसका पूर्ण ज्ञान होना कंपलसरी होता है। ठीक, अब हम दूसरा देखेंगे। इसमें एक पॉइंट आ रखा था विशुद्ध प्रतियोगिता। विशुद्ध प्रतियोगिता कहते किसी को है, इसको परमाणुवादी प्रतियोगिता भी कहते हैं, ऑटोमेटिक कंपटीशन के नाम से भी पुकारा जाता है। किसी समय बाजार में ऐसी प्रतियोगिता हो सकती है जिसमें एकाधिकारी तत्व यानी कि मोनोपोली एलिमेंट्स का अभाव हो, तब इस प्रतियोगिता को विशुद्ध प्रतियोगिता यानी कि प्योर कंपटीशन कहा जाता है। जो विशुद्ध प्रतियोगिता होती है उसके लिए 3 कंडीशन होना कंपलसरी होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले क्रेता तथा विक्रेताओं की पर्याप्त संख्या होना जिसमें वे स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु का क्रय विक्रय कर सके, अर्थात दोनों पक्षों के ऊपर किसी का हस्तक्षेप न हो, वो क्या हो? फ्रीडम हो। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि वस्तु का समरूप होना, अर्थात जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जा रहा है वह वस्तु गुण व आकार प्रकार में क्या होनी चाहिए? समान होने चाहिए। तीसरी इसकी जो कंडीशन है वो है फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये तो था हमारा विशुद्ध प्रतियोगिता यानी कि प्योर कंपटीशन मार्केट। अब हम दूसरा देखेंगे विशुद्ध एकाधिकार। ठीक, विशुद्ध प्योर मोनोपोली। विशुद्ध प्रतियोगिता की विपरीत स्थिति को विशुद्ध एकाधिकार कहा जाता है। विशुद्ध एकाधिकार की दशा तब होती है जब बाजार में प्रतियोगिता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक अर्थशास्त्री हैं फर्गुसन, उन्होंने कहा है कि विशुद्ध एकाधिकारी तब होता है जब वस्तु को एक और केवल एक ही फर्म के द्वारा पैदा किया जाता हो या बेचा जाता हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशुद्ध एकाधिकार एक फर्म वाला उद्योग है जहां एकाधिकारी फर्म की वस्तु तथा अर्थव्यवस्था में किसी अन्य वस्तु के बीच जो मांग की आड़ी क्या होती है? आड़ी लोस होती है, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है, उसे हम क्या कहेंगे? विशुद्ध एकाधिकार कहेंगे। ठीक, तो जो विशुद्ध एकाधिकार होते हैं उसकी जो विशेषताएं हैं वो है वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है अथवा वस्तु एक ही फर्म द्वारा तैयार की जाती है। उस वस्तु के उत्पादन में शेष फर्मों का कोई योगदान नहीं होता, अतः एकाकी फर्म विशुद्ध एकाधिकारी का उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, एकाधिकारी फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की आड़ी मांग की लोच यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती, अतः एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की अन्य कोई वस्तु निकट स्थानापन्न नहीं होती, यानी कि इसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरी इसकी जो विशेषता है विशुद्ध एकाधिकार की वो है कि एकाधिकारी उद्योग के असामान्य रूप को देखते हुए भी बाहर से कोई नई फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं करता। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था कि जो फर्म होते हैं या उद्योग होते हैं उनको आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, बट इसमें ये सब पूर्ण स्वतंत्रता नहीं पाई जाती। अब तीसरा हमारा जो पॉइंट था वो था अपूर्ण प्रतियोगिता यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता तो इसके अंदर 3 प्रकार के मार्केट आते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता, द्वैधिकार और अल्पाधिकार। सबसे पहले हम अपूर्ण कंपटीशन को देखेंगे। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की कमी होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की लोच पूर्णतया लोचदार नहीं होती है। इस संदर्भ में प्रोफेसर ये फी लर्नर ने कहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। ठीक, जो अपूर्ण जो प्रतियोगिता है यानी कि इम्पैक्ट कंपटीशन है वो उसके बारे में हम इसको देख रहे थे। ठीक, तो थोड़ा सा इसके देख लेते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। क्रेता तथा विक्रेताओं की अज्ञानता। किसी भी बाजार में क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक हो सकती है पर
पूर्ण प्रतियोगिता के लिए केवल क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या का होना ही काफी नहीं है, बल्कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की भी जानकारी होना चाहिए। दुर्भाग्यवश क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती है। फलतः बाजार भाव भी अज्ञानता के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता का जन्म होते हैं। यानी कि जो इम्पैक्ट कंपटीशन है, इसमें क्या होता है, जो क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको मार्केट का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता का जन्म होता है। दूसरा इसका पॉइंट है वस्तु की इकाई में अंतर, यानी कि डिफरेंस इन द यूनिट ऑफ कमोडिटी। अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में यह कहा जाता है कि विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का आकार प्रकार समान होना चाहिए। हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि वस्तु आकार प्रकार तथा गुणों में समान होगी। वास्तव में विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विभेद, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या होता है, जन्म होता है। जो वस्तु समरूप न होकर के क्या होती है, अलग अलग प्रकार की मिलती है, इसीलिए अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या होता है, जन्म होता है। अब हम इसमें देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता का सबसे पहले जो पार्ट्स है वो है एकाधिकार। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें बहुत सी फर्में कार्य करती हैं और प्रत्येक फर्म मिली जुली वस्तुएं बेचा करती हैं, परंतु उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं समरूप नहीं होती, उनमें थोड़ा क्या होता है, भेद अवश्य पाया जाता है। वही क्या कहलाता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पदार्थ का विभेदीकरण, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। पहला तो ये है कि पदार्थ का विभेदीकरण। दूसरी इसकी विशेषता है विक्रेताओं की संख्या का अधिक होना। तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। ठीक, इसकी क्या है, कम विशेषताएं हैं। अब हम दूसरा देखेंगे द्वैधाधिकरण की ड्यूओपोली। यदि किसी समय किसी बाजार में एक वस्तु के दो उत्पादक हो और ये दोनों उत्पादक बाजार में अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्रतियोगिता करते हो, तो इस स्थिति को द्वैधाधिकार यानी कि ड्यूओपोली कहा जाता है। द्वैधाधिकार में कीमत निर्धारण के लिए दोनों उत्पादकों के बीच पारस्परिक संबंध होना चाहिए। वास्तव में उत्पादकों के बीच क्या होते हैं, संबंध होते, ना चाहते हुए भी क्या होते हैं, आपसी संबंध हो जाते हैं। उनका यह आपसी संबंध वस्तु की कीमत को बढ़ा घटा सकता है, बाजार को आपस में बांटा जा सकता है और उन्हें अधिक लाभ दे सकता है। कभी कभी द्वैधाधिकार में उत्पादित वस्तुओं के आकार प्रकार में अंतर कर दिया जाता है। उस स्थिति में विक्रेताओं का बाजार अलग अलग हो जाते हैं और उनकी पारस्परिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो अपनी अपनी वस्तुओं के मूल्य को स्वतंत्रता पूर्वक बढ़ा घटा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि द्वैधाधिकार में जो अगर वस्तु की कीमत जो प्राइस है उसको कोई भी दुकानदार बढ़ा या घटा सकता है। अगर जो विक्रेता हैं उनमें आपसी बॉन्डिंग अच्छी हो तो क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का जो मूल्य है उसको बढ़ा घटा करके उसमें से बेनिफिट कमा सकते हैं। अब तीसरा जो है अल्पाधिकार की ओलिगोपोली। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, किसी बाजार में अल्पाधिकार की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उस बाजार में थोड़े से विक्रेता हों और उनमें आपसी प्रतियोगिता भी कम हो। जैसे इंडिया के संदर्भ में हम कहते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग अल्पाधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। इस उद्योग में टाटा स्टील कंपनी, हिंदुस्तान लिमिटेड और मैसूर स्टील कंपनी तथा बोकारो स्टील कंपनी आदि क्या हैं, शामिल हैं। ये अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली का एक एग्जाम्पल था। जो अल्पाधिकार है इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये क्या होता है, विशुद्ध अल्पाधिकार, यानी कि इसका रूप है जब सभी फर्में आपस में मिलकर समान वस्तु का उत्पादन तथा विक्रय करती है तब इस स्थिति को विशुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है। दूसरा है विभेद अल्पाधिकार, यानी कि जब अलग अलग फर्में अलग अलग वस्तु का उत्पादन करती है तब उसे विभेद अल्पाधिकार कहा जाता है। तीसरा जो है इसमें सामूहिक अल्पाधिकार, जब विभिन्न फर्में आपस में वस्तु के उत्पादन, वस्तु की कीमत, वस्तु के बाजार आदि के बारे में समझौते की नीति अपनाती है तब उसे सामूहिक अल्पाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है आंशिक अल्पाधिकार, यानी कि फर्मों की आपस में पारस्परिक निर्भरता आंशिक होती है
तब उसे आंशिक अल्पाधिकार कहा जाता है। लास्ट इसका जो पॉइंट है, रूप है अल्पाधिकार का, वो है पूर्ण अल्पाधिकार, यानी कि कंप्लीट ओलिगोपोली, यानी कि जब अलग अलग फर्मों के द्वारा वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री के लिए अलग अलग नीति अपनाई जाती है तो उसे पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था मार्केट के रूप, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हमने जाना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।